अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? देखो, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, तो मौके की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस? जैसे अगर हमें कभी काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और उन ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऑप्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, फॉरगो कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन हम फॉरगो कर रहे हैं उनमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि मान लो हमारा एक स्टूडेंट है, हम कौन लें, सबसे ऊपर कौन आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है विवान। हाँ, क्योंकि विवान का ना माइक अनम्यूट है, ठीक है। तो चलो अब मान लो विवान, अब विवान को ना फिल्म के ऑफर है, ठीक है, विवान को फिल्म के ऑफर आए हैं अलग अलग जगह से। अब देखते हैं विवान को कहाँ कहाँ से फिल्म के ऑफर आए। अब विवान को एक फिल्म का ऑफर लेट्स सपोज दिया संजय लीला भंसाली ने, एक ऑफर दिया संजय लीला भंसाली ने, वो अब वाइट बना रहे हैं, पहले उन्होंने ब्लैक बनाई थी, और संजय लीला भंसाली ने 20 करोड़ रुपए देने को रेडी, ठीक है। अच्छा, एक ऑफर दिया इन्होंने करण जौहर ने, अब मूवी का दिया है या किसका दिया ये मुझे नहीं पता। करण जौहर कह रहे हैं मैं 25 करोड़ दूंगा। एक ऑफर इन्हें दिया है कटरीना कैफ मूवी का, वो इन्हें 5 करोड़ दे रही है। एक ऑफर इन्हें दिया है फरहान जोया अख्तर ने, ठीक है, वो इन्हें 10 करोड़ दे रही। तो इनके पास 4 ऑफर है, जिसमें संजय लीला भंसाली ने अपनी मूवी के 20 करोड़ देने को कहा है, कटरीना कैफ अपनी मूवी में काम करने के लिए 5 करोड़ दे रही है, जोया अख्तर अपनी मूवी में काम करने के लिए 10 करोड़ दे रही है, और करण जौहर इन्हें 25 करोड़ दे रहा है। अब अगर हम बात करें विवान से, विवान आप कौन सा ऑफर लेना चाहोगे? विवान आप कौन सा ऑफर लेना चाहोगे? संजय लीला भंसाली, करण जौहर के पास नहीं जाना? संजय लीला भंसाली का ऑफर ले लिया इन्होंने, और संजय लीला भंसाली अपनी मूवी के लिए 20 करोड़ दे, तो इन्होंने 3 ऑफर ठुकराए, ठीक है। एक ऑफर ठुकराया इन्होंने करण जौहर का, एक कटरीना कैफ का, एक जोया अख्तर का। इन तीनों में बेस्ट कौन सा था मॉनेटरी टर्म्स में? करण जौहर का बेस्ट था मॉनेटरी टर्म्स में। तो अगर ये करण जौहर का ऑफर जो इन्होंने फॉरगो करा वो बेस्ट था मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो चीज हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो चीज हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। मतलब जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होते हैं उन ऑल्टरनेटिव में जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें लगता है, जो हमने छोड़ दिया, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अगर ये करण जौहर का ऑफर ले लेते तो ये ऑप्शन ठुकरा रहे होते 20 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़, तो 20 करोड़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती 20 करोड़, और इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बेटा, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब शायद ये कटरीना कैफ के बहुत बड़े फैन होते और ये कटरीना कैफ के साथ मूवी करने को मान जाते, तो उन्होंने छोड़े क्या 20, 25, 10, तो सबसे बड़ा क्या 25। चलो एक एग्जांपल और दो। अब एक डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर इज हैविंग फॉलोइंग ऑप्शन टू वर्क इन हिज ओन क्लिनिक, अगर अपने क्लिनिक पे काम करें तो वो कमा सकते हैं 80,000, ठीक है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में वर्क कर लें वहां से उन्हें मिल रहे हैं 60,000। अगर वो एक मेडिकल कॉलेज में टीचर बन जाए उन्हें मिल रहे हैं 90,000। और अगर वो एक अच्छे से डॉक्टर हैं, भोले भाले, और एनजीओ में वर्क करना चाहते हैं जहाँ 10,000। अब डॉक्टर अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, अब डॉक्टर अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जूम क्यों हो जाता है। अब मान लो लेट्स सपोज डॉक्टर ने कहा कि भैया मैं तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसने ये ऑप्शन सेलेक्ट करा, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? उन्होंने कौन कौन से ऑप्शन छोड़े? उन्होंने कौन कौन से ऑप्शन छोड़े? 80,000, 60,000, 80,000, 80,000, 60,000, 10,000।
इनमें बेस्ट क्या है 80,000, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 80। अब अगर वो डॉक्टर मान लो रिटायर से हो गए हैं, उनका मानना है कि यार अब क्या करना और काम काफी है, जितना काम कर लिया, ठीक है, एनजीओ में वर्क करते हैं, तो उन्होंने सेक्रीफाइस करे 80, 60, 90, तो इस केस में उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 90,000। So that is opportunity cost. This is the concept of opportunity cost. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। मतलब अगर हम एक यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लो इकोनॉमी में कुछ ही गुड प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो अगर हम एक गुड और प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ हमें दूसरे गुड सेक्रीफाइस करने। जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री में मैं सैनिटाइजर्स बना रहा हूँ, रजिस्टर्स बना रहा हूँ। अब अगर मान लो मैंने एक सैनिटाइजर बनाया तो मुझे 2 रजिस्टर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, या मैंने फिर एक और बनाया तो मुझे 3 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि कितना यूनिट दूसरे गुड का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है in order to produce 1 unit of the given commodity। और इसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम रेशो में समझे तो कहते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस, यानी कि जैसे मैंने सेक्रीफाइस करे 2 रजिस्टर फॉर 1 सैनिटाइजर, तो 2:1। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो 2, रेशो में कहो तो क्या कहते हैं एमआरटी, डायरेक्टली कहो तो 2। ये चीज अभी हमें और अच्छे से समझ आएगी जब हम अगला एक पीपीसी समझेंगे विद इन 5-6 मिनट। बट अभी तक जो मैंने आपको समझाया है आप इसे, अब हम इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, और सच सच बताऊं तो इसे हम कहेंगे इकोनॉमी की औकात लाइन। ठीक है, ये एक तरीके से है इकोनॉमी की औकात लाइन। अब सर ये क्या मतलब हुआ इकोनॉमी की औकात लाइन? इकोनॉमी की औकात लाइन का मतलब हुआ अगर हम इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सारे रिसोर्सेस, सारी की सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर दें इन प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स, तो उसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उसको हम ग्राफ पे शो करते हैं तो वो कहलाएगा पीपीसी। जरा ध्यान से सुनो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो अब आप लोगों को काफी इकोनॉमिक्स आ गई है, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ग्राफिकल कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कहीं भी इकोनॉमिक्स में कर्व वर्ड दिखेगा मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या शो कर रहा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। अजम्पशन ये होती है कि इकोनॉमी सिर्फ 2 ही गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल कि हम सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से व्हीट एंड टैंक। सर आप ये व्हीट और टैंक ले रहे हो, टीचर भी व्हीट टैंक ले लेती है, टीचर गन बटर ले लेती है, ये आप लोगों को कोई ढंग के एग्जाम्पल नहीं आते। आप लोग लेना है पिज्जा बर्गर ले लो, आप लोगों को लेना है वो चाइनीज समोसा और कचौड़ी ले लो, ठीक है, आपको लेना है आप चिली चिकन और लजानिया ले लो। नहीं बेटा, हम व्हीट और टैंक इसलिए लेते हैं क्योंकि व्हीट रिफ्लेक्ट सिविल गुड, टैंक रिफ्लेक्ट डिफेंस गुड। ठीक है, जो व्हाट टू प्रोड्यूस में पढ़ा था ना। तो 2 गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, मतलब हर वो कॉम्बिनेशन 2 गुड्स का जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा दे और अगर वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर ले। अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे शेड्यूल से दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन, डी, ई, एफ। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 15 व्हीट 0 टैंक। अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट बनाने पे लगा दें तो 15 व्हीट और 0 टैंक प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा जी। फिर अगला कॉम्बिनेशन है 14 व्हीट 1 टैंक, फिर 12 व्हीट 2 टैंक, 9 व्हीट 3 टैंक, 5 व्हीट 4 टैंक, 0 व्हीट 5। तो ये हैं 2 एक्सट्रीम्स कि जहां पे
सिर्फ वीट बन रही है और यहाँ पे सिर्फ टैंक बन रहा है और बाकी है बीच के कॉम्बिनेशन। अब इसी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, तो वो चीज कहला जाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर इसी चीज को हम ग्राफ के तौर पे शो कर दें तो वो चीज कहला जाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस में हमने लिख दिया बीट, एक्स एक्सिस में हमने लिख दिया टैंक। ओके, और ये आ गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक। अब जब ध्यान से, यहाँ पे 15 वीट है, 0 टैंक, फिर 14 वीट 1 टैंक, 2 वीट 12 वीट 2 टैंक, 9 वीट 3 टैंक, 5 वीट 4 टैंक और 0 वीट 5 टैंक। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए, ए बी सी डी ई एफ। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस को जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। हाँ जी, अब हमने ग्राफिकली भी देख लिया इस कॉम्बिनेशंस को, हमने विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल भी देख लिया। अब अगली चीज जो हम देख रहे हैं वो है एमओसी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाया था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अमाउंट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, कि मतलब हम कितना एक गुड को सेक्रीफाइस करेंगे अगर हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। अब ये देखो, ये शेड्यूल आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे देखो, जब टैंक को 0 से 1 करा तो वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ा 15 से 14, तो कितना वीट कम हुआ? 1, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 1। फिर टैंक 1 से 2 हुआ, वीट 14 से 12 हो गया, कितना सेक्रीफाइस करा? 2, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। जब ये 2 से 3 हुआ, ये कितना सेक्रीफाइस हुआ? 3, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। फिर जब ये 1 बढ़ाया तो ये 4 सेक्रीफाइस, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। और ऐसे ही जब हमने टैंक 4 से 5 करे तब हमें वीट कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 5, तो ये चीज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था पहले 1, फिर था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2, फिर था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3, फिर था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 और 5। तो आपने क्या देखा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हमारी जो पीपीसी की शेप है वो पीपीसी की शेप कॉनकेव है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। एमआरटी, एमआरटी मतलब रेशो। अब रेशो देखो, 1 वीट इज टू 1 टैंक, बिकॉज इनिशियली टू प्रोड्यूस 1 मोर टैंक हमें 1 वीट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। देन 2 वीट इज टू 1 टैंक, क्योंकि अगली बारी हमें 2 वीट सेक्रीफाइस करने पड़े फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर टैंक, और उसकी अगली बारी हमें 3 वीट सेक्रीफाइस करने पड़े फॉर 1 टैंक, ठीक है। तो 3 वीट इज टू 1 टैंक। तो एमआरटी जो होता है वो रेशो होता है, और एमआरटी रेशो किसका होता है? गुड सेक्रीफाइस टू गुड गेन। देखो, यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस टू यूनिट ऑफ गुड गेन, इसीलिए ये रेशो में आता है, ठीक है। आती है बात समझ? अब अगर बात आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की, तो देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, शेड्यूल का मतलब होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन showing
इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग रिलेशन। अब देखो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आप ये वही डेफिनेशन लिखोगे जो आपने ऊपर लिखी। इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन showing all the combination of two goods that an economy can produce by using all its given resources and optimum utilization of technology। सेम जो आपने ऊपर करी, अब वही चीज करो, ठीक है। assumptions of PPC। पहली assumption है economy produce only two goods, for example bread and gun, wheat and tanks, सिर्फ दो ही गुड प्रोड्यूस। फिर there is no change in technology, टेक्नोलॉजी जैसे पहले थी वैसी है। resources are given एंड कांस्टेंट, उतने ही थे और चेंज नहीं हुए। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हम कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि बाद में रिसोर्सेज का शायद और बेटर यूज कर लेते तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, नहीं, हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर रहे हैं। एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। अगर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते तो फिर वो जो रेशो बनता ना, वो रेशो थोड़ा अलग बनता। अगर ऐसा होता तो ठीक है, वो रेशो थोड़ा सा अलग बनता, वो रेशो कुछ इस तरीके का बनता। अगर आप इधर देखो तो इस तरीके का रेशो बनता। अब इस तरीके के रेशो में देखो आप क्या क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखो गुड एक्स 0 से 1 हुआ तो गुड वाई 4 से 3 हुआ, गुड एक्स 1 से 2 हुआ तो वो 3 से 2 हुआ, वो 2 से 3 हुआ, वो 2 से 1 हुआ, वो 3 से 4 हुआ, वो 1 से 0। फिर हमेशा MRT या MOC क्या आता, हमेशा वो आता 1, ठीक है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो चीजें यूज हो रही हैं वीट को बनाने के लिए, उससे अगर आप टैंक बनाओगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि सेम सेम रह जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है रियल लाइफ में जब हम एक गुड से दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। ओके, नाउ अब अगली चीज आती है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अब पीपीसी डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? पीपीसी डाउनवर्ड इसलिए स्लोप करता है क्योंकि अगर हम एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये कंपल्सरी है कि हमें वाई की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम एक्स की प्रोडक्शन, क्योंकि इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस लग चुके हैं, इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तो इकोनॉमी की औकात है, मतलब इकोनॉमी अपना सब कुछ लगा दे 1 to all, तो जो आउटपुट निकल सकता है, जो प्रोडक्शन हो सकती है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब अगर आपने एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाई तो आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज का फुल यूज आप कर चुके हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वाई को सेक्रीफाइस करोगे जब आप एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो जब वाई सेक्रीफाइस होगा तो पीपीसी अपने आप ही डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। अब वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब जिन बच्चों ने इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर पढ़ रखा था तो उन्होंने ये टॉपिक पहले समझा हुआ था कि कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, बट जिन्होंने नहीं कर रखा उन्होंने नहीं समझ रखा, तो उन्हें अब हम समझा देते हैं। अब एक कर्व की शेप ना 3 तरीके की हो सकती है, या तो कर्व कॉन्केव हो सकता है, या कर्व कॉन्वेक्स हो सकता है, या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये 3 तरीके की शेप होती हैं जो हमें कर्व की मिलती है, ठीक है। अब हम एक कर्व को कॉन्केव कब कहते हैं? कॉन्केव, ये देखो आपके सामने भी कर्व है। अगर कर्व बल्ज आउट हो, मतलब बाहर की तरफ बल्ज हो, तो उसे हम कह देते हैं कॉन्केव, ठीक है, जो बल्ज आउट हो। और जो अंदर की टुवर्ड्स बल्ज हो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। बाहर की तरफ हो तो कॉन्केव, अंदर की तरफ हो तो कॉन्वेक्स। और स्ट्रेट लाइन तो पता ही है। अब अगर किसी भी कर्व का स्लोप बढ़ता है तो वो कॉन्केव होता है, अगर किसी का स्लोप कम होता है तो वो कॉन्वेक्स होता है, अगर किसी का स्लोप कांस्टेंट रहता है तो वो चीज स्ट्रेट लाइन होती है। हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में आईसी का स्लोप होता है एमआरएस, और हमने देखा था कि एमआरएस जो है
वो फॉल करता रहता है, इसीलिए वो कर्व कॉन्वेक्स था। अब हमने क्या देखा, अब हम पढ़ रहे हैं पीपीसी, और जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी जो है हमारा, पीपीसी कॉन्केव है क्योंकि पीपीसी का स्लोप है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब नाउ दिस एमओसी एंड एमआरटी आर राइज। अभी हमने शेड्यूल देखे थे, तो हमने देखा एमओसी एमआरटी बढ़ता जाता है 1 2 3 4 5, तो ये इंक्रीज करता रहता है, ये राइज करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए पीपीसी हमारा कॉन्केव होता है और हमारा आईसी कॉन्वेक्स होता है। और स्ट्रेट लाइन कब होगी, अगर किसी केस में एमओसी कांस्टेंट है तो उस केस में पीपीसी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसा मैंने अभी आपको एक शेड्यूल में दिखाया है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इट इज ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो आप लोग ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये प्रॉपर्टीज कॉपी करो। देखो ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, ये है पॉइंट्स ऑन पीपीसी, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये जो पूरा कर्व चल रहा है ना, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब अगर कोई पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आता है, जैसे ए, बी और सी, ये शो करता है कि हमारे रिसोर्सेज फुली यूज हो रहे हैं, कि हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर रहे हैं। पर अगर कोई पॉइंट है जैसे डी और ई, तो ये पीपीसी के अंदर है, तो दे शो अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब हमने रिसोर्सेज का फुली यूज नहीं करा, हमने रिसोर्सेज का फुली यूज नहीं करा, फुली करा होता तो पीपीसी पे आते। पर एफ जो है ना, एफ तो हमारी औकात से ही बाहर है, क्योंकि वो पीपीसी के बाहर है, तो वो तो हम अटेन कर ही नहीं सकते। सो दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसे ओवर यूटिलाइजेशन कह सकते हैं, बट देर इज नो थिंग लाइक ओवर यूटिलाइजेशन। सो ए बी सी means full utilization, D and E show underutilization, and F shows overutilization, which is not possible, which is not possible, which is not possible। आती है बात।